फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। क्लास 12th की सोशियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है वो मूवमेंट वाला है, सोशल मूवमेंट, तो वो चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका। तो ये 7th चैप्टर है, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा बुक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक और बुक है इंडियन सोसाइटी, वो ऑलरेडी कंप्लीट है, आप जाके देख सकते हो NCERT जोन के प्लेलिस्ट में। इसके अलावा मैं बता दूं इसमें आज डिस्कस क्या क्या करेंगे। इसमें 2 टॉपिक बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। वो 2 टॉपिक का नाम है, एक इंडिपेंडेंट इंडिया में मास मूवमेंट का क्या मास मीडिया का क्या रोल है, कि जब हम आज़ाद हो गए थे उसके बाद मास मीडिया कैसे सोसाइटी को हेल्प कर रही थी, सोसाइटी के हर एक इंस्टीट्यूशन को हेल्प कर रही थी। उसके अलावा हम देखेंगे कि जब ग्लोबलाइजेशन आ गई, ग्लोबलाइजेशन के बाद मास मीडिया कैसे इम्पैक्ट किया, मतलब मास मीडिया में क्या क्या चेंज आया। जो मास मीडिया के अलग अलग फॉर्म है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट में क्या क्या चेंज आया, उस सब में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं सब। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं बिगिनिंग कैसे हुआ था मास मीडिया का। यहाँ से आज डिस्कस करेंगे मास मीडिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मीडिया को बोलते थे फोर्थ पिलर, या ऐसे बोलते थे वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितना अच्छा से काम कर रहा है किसी सोसाइटी में, इसको अच्छे से दर्शा पाएगा मीडिया। क्योंकि जहाँ पे डेमोक्रेसी को खतरा होगा मीडिया आवाज़ उठाने लगेगी, बताएगी भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी को खतरा है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ना, जैसे जो हमारा प्रियम्बल में लिखा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया ने मिलके बनाया तो सबका रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मीडिया ये भी बताए कि यार देखो, सोसाइटी के इस तबके को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सोसाइटी का ये जो स्ट्रक्चर वाला है ना, यहाँ पे जो नीचे वाला लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि क्योंकि इनको गवर्नमेंट के स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। ये लोग पुअर थे, पुअर ही रह रहे हैं अभी। तो मास मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। मास मीडिया गवर्नमेंट को बताएगा कि सर इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, आप अपने स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। तो नेहरू जी बताते थे कि ये भी बताता है, नेहरू जी ये भी बताते हैं कि मास मीडिया हमें भी बताता है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, क्या ख़राब है। तो सोसाइटी में क्या होना चाहिए हमें मास मीडिया बताता है, क्योंकि ये क्या जाती है, मासेस के पास जाती है और उनसे पता करती है कि क्या आपको चाहिए। जैसे आपको पता है ना, मीडिया बहुत बार लोगों के पास जाती है, सर्वे करती है, फिर बताती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ों की प्रॉब्लम है लोगों को। जैसे अभी के सिचुएशन में मास मीडिया ने बहुत हेल्प किया, वो बताती है कि सर इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, जैसे कोरोना वाले सिचुएशन में यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए। तो सरकार उसी तरह से अपना कदम उठाती है। तो यहाँ पे बताती है, यहाँ पे नेहरू जी बोलते हैं, ही वांटेड द मीडिया टू इन्फॉर्म द पब्लिक ऑफ डेवलपमेंट। ये बताते हैं कि मीडिया क्या करे, जैसे गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट ला रही है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लाया, तो क्या करे, गवर्नमेंट सिंपल प्रोजेक्ट लाती तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो मीडिया क्या करती है, लोगों को बताती है न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। अभी तो यही होता है ना, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आपको पता कैसे चल जाता है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट PIB में आ जाता है, या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इंटरनेट पे आ जाता है, हमें उसी समय पता चल जाता है। तो गवर्नमेंट उस समय तो इंटरनेट ज़्यादा नहीं था, तो उस समय प्रिंट मीडिया ही तो काम करती थी। उसके बाद फोकस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जैसे डैम बना रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रही है, तो मीडिया क्या करती है, लोगों को अवेयर करवाती है कि सरकार बहुत काम कर रही है। ही वॉन्टेड द मीडिया टू इन्फॉर्म द पब्लिक, प्रमोट जॉब। मतलब देखो, जहाँ पे मान लो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे डैम बन रहा है, तो मीडिया बताएगी ना कि सरकार यहाँ पे डैम बना रही है, यहाँ पे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, जाओ आप काम करो। और उसके अलावा मीडिया ही अवेयर करवाती है लोगों की कि सोशल एविल, मीडिया अवेयर करवाती है कि भाई यहाँ पे जो आपकी सोसाइटी में जो घटनाएं हो रही है, जो बुराइयां हैं, सोशल एविल्स जो है वो ख़राब है,
उसको हटाना पड़ेगा। सोशल लेवल्स क्या हो सकते हैं, अनटचेबिलिटी के बारे में मीडिया छापेगी कि जैसे मान लो अनटचेबिलिटी, अगर मीडिया बार बार बता रही कि यार इस इलाके में अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो सरकार उस जो लोकल गवर्नमेंट होंगी उस इलाके को वहाँ पे जाएंगी, देखेंगी कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे। तो मीडिया टू वे की तरह दोनों तरफ से काम करता है। लोगों की बात, जैसे पब्लिक की बात गवर्नमेंट को बताता है, गवर्नमेंट की बात पब्लिक को बताता है। यही तो स्टार्टिंग में ज़रूरी था। और भी सोशल लेवल्स होते हैं जैसे चाइल्ड मैरिज, ऑस्ट्रासिज्म, जो विडो जो विधवा हो जाती है उनको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था पहले की सोसाइटी में। उसके अलावा विच क्राफ्ट, जो भूत डायन वगैरह का कॉन्सेप्ट होता, या फेथ हीलिंग कि आपका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, चलो भगवान का प्रार्थना, या ये पर्टिकुलर फेथ से, विश्वास से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी ऐसी जो बातें होती है वो बात सब। तो ये बता रहा है कि अब एक एक टॉपिक लेके डिस्कस करते हैं। पहले रेडियो की बात करते हैं, फिर टेलीविज़न की बात करते हैं। तो रेडियो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेडियो का 1920 में डेवलप हुआ था पहली बार कोलकाता में हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लब में, और उसके बाद चेन्नई में हुआ था। कॉलोनियल रूल के समय क्या हुआ था, 1940 में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था रेडियो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय बहुत ज़रूरत थी रेडियो की। जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय सिर्फ 6 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन थे ऑल इंडिया रेडियो के। लेकिन 1950 में बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने लाइसेंस के लिए अर्जी डाल दी और इतने लोगों को लाइसेंस मिल गया। उसका जो ऑल इंडिया रेडियो थी वो बहुत काम करती थी, जैसे न्यूज़, इंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज़, अनाउंसमेंट फॉर द फार्मर, टास्क शो, मतलब अगर कोई ये अलग है, ये आप नहीं लिख सकते। देखो उसके बाद स्टार्टिंग में क्या हुआ, ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ पीपल को बताती थी गवर्नमेंट एक्टिविटी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। और उस समय एक पॉपुलर चैनल था विविध भारती, जो प्योरली इंटरटेनमेंट रेडियो चैनल था, जिसमें फिल्म के सॉन्ग, इंटरव्यू, फिल्म के कोट वगैरह कहे जाते थे। बाद में गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, ताकि क्योंकि विविध भारती बहुत लोग सुनते थे, गवर्नमेंट ने सोचा कि इस पे हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमें क्या होगा, रेडियो को हम प्रॉफिट मोटिव मतलब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एज ए उसे एडवर्टाइजमेंट, बीच बीच में 2 गाने के बीच एक एडवर्टाइजमेंट ऐसे वाला। उसके बाद गवर्नमेंट ने धीरे धीरे रेडियो को स्प्रेड करना चालू किया देश में, जैसे पूरे इंडिया में स्प्रेड करना चालू किया ऑल लेवल पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देना चाहती है तो रेडियो के सहारे दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट 3rd लेवल पे दे सकती है, रीजनल लेवल पे, यही सब बात है। उसका टेलीविज़न की बात की जाती है तो टेलीविज़न इंट्रोड्यूस किया था 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट ने ब्रॉडकास्ट किया था डायरेक्टली। यहाँ पे नॉर्मल बात है कि 6 स्टेट में स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद और स्टेट में इंक्रीज हो गया। यही बातें सब बताती जा रही है कि ये भी प्रोग्राम में स्टार्टिंग में क्या क्या प्रोग्राम चलाते थे कि फार्मर के लिए प्रोग्राम, न्यूज़ चलाते थे, चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए प्रोग्राम चलाते थे। लेकिन बहुत बाद में अगर हम बात करें कि 1980 के आसपास, इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो गया। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब होगा कि ऐड आने लगे, क्योंकि ऐड तभी आते हैं ना जब बहुत लोग देख रहेंगे ऐड जो आएगा वो सामान खरीदेंगे। तो ऐड होने के बाद उसके बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम आए, ध्यान देना, कुछ ऐसे प्रोग्राम आए जिसके बाद तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया टेलीविज़न। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है एशियन गेम्स का प्रसारण हुआ था दूरदर्शन पे 1984 में। उसके बाद एक प्रोग्राम 1983 के आसपास आया हम लोग। उसके बाद 1987-88 में रामायण, जो कि अभी भी आ रहा है। उसके बाद 1990 के आसपास महाभारत। इन सब ने तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया टेलीविज़न को। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, टेलीविज़न से फ़ायदा क्या होता था। हम लोग, एक सीरियल का नाम था, उस सीरियल जब ख़त्म हो जाता ना तो लास्ट में किशोर कुमार आते थे। किशोर कुमार उस पूरे स्टोरी जो आज दिन में हुआ था, मतलब आज के एपिसोड में जो हुआ था उसका समरी बताते थे। उस समरी में बताते थे कि एक इंसान था। मान लो एक स्टोरी है कि एक स्टोरी में अलग से बताता हूँ कि एक इंसान है, वो वाइन पी के आता है, मतलब शराब पी के आता है, उसका घर में लड़ाई झगड़ा करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है। तो किशोर कुमार जी बोलते थे
कि अगर आपकी सोसाइटी में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें बताइए, या उस एरिया के पुलिस को बताइए, या अगर ऐसा हो आपकी सोसाइटी में ऐसा कोई आपके पड़ोसी कर रहा है कि शराब वगैरह पी के अपनी फैमिली पे कुछ कर रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? पुलिस के पास जाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, ये सब बताते थे। तो आप देख रहे हो कितना डीप थॉट दिया जा रहा था टेलीविज़न से के माध्यम से। उसके बाद आप शायद शक्तिमान देखोगे, शक्तिमान में भी लास्ट के सीन में जो उनके एक्टर थे वो ऐसे ही कोई हमेशा कोई ना कोई थॉट देते थे। तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता था टेलीविज़न का, लोगों के दिमाग में अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। उसका प्रिंट मीडिया का मैंने बात बता दिया। प्रिंट मीडिया स्टार्टिंग में तो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी आज़ादी में, लेकिन उसके बाद प्रिंट मीडिया की एक स्टोरी मैं बताता हूँ। आपको पता है इमरजेंसी आया था 1975 के आसपास, तो उस समय प्रिंट मीडिया की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, पूरा इस पे लगा दिया गया था सेंसरशिप कि आप कोई प्रिंट मीडिया जो भी प्रिंट मीडिया सरकार के खिलाफ छापेंगी उस पे सेंसर लगा था, उसको चलने ही नहीं, तो ऐसी बात हुई थी। उसका नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड मास मीडिया, कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद मास मीडिया पे क्या क्या बदलाव आए हैं। क्योंकि आपको पता है कॉमर्शलाइजेशन भी आ चुका है, बहुत ज़्यादा ऐड भी आने लगे हैं। जैसे मान लो आप अभी का आप न्यूज़पेपर देखते हो, कुछ न्यूज़पेपर को छोड़ दो, जैसे मान लो द हिंदू को छोड़ देते हैं, तो बाकी न्यूज़पेपर अगर मान लो द टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हैं या हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसमें इंपॉर्टेंट पेज होते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके अलावे ऐड का कितना ज़्यादा होता है आप खुद देखो। या कोई और न्यूज़पेपर लेते हैं तो उसमें एक तो मेन न्यूज़पेपर का बंडल होता है, उसके अलावा एक पूरा ऐड के लिए बंडल अलग होता है। ये देख रहे हो। तो यहाँ पे बताया जाए टिल ग्लोबलाइजेशन से तक 1990 तक सारे इंडस्ट्री जो थे वो सेपरेट थे, कि टीवी अलग था, प्रिंट मीडिया अलग था, रेडियो अलग था। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर ये सब साथ आ गए। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं म्यूज़िक एंड फिल्म इंडस्ट्री। जैसे पहले फिल्म के लिए, फिल्म टाइप के लिए टीवी का यूज करते थे, म्यूज़िक के लिए रेडियो यूज करते थे, न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़पेपर यूज करते थे। अब देख रहे हो सब कोलार्ज हो गया, सब पे सब टाइप का एपिसोड आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रिंट मीडिया का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रिंट मीडिया के कुछ एडवांटेज देखो, टीवी, रेडियो अभी भी बहुत ध्यान देना, अभी भी बहुत ऐसी फैमिली है, विलेज एरिया की बात करो, शहर में भी बात करो, जो रेडियो टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो न्यूज़पेपर पॉपुलर इसलिए क्योंकि वो इजीली एक्सेस आपको मिल जाएगा, सस्ता होता है, ये सब ध्यान रखना। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, न्यूज़पेपर हर लैंग्वेज में, एक्चुअली टीवी और वगैरह भी हर लैंग्वेज में आ जाता है, लेकिन फिर भी ये सस्ता होता है, ये ध्यान रखना। तो चेंज क्या क्या हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट से और लोग को अट्रैक्ट करता है। सेपरेट सेक्शन होते हैं कि इस पेज के लिए फिल्म, स्पोर्ट्स, एडिटोरियल, बिजनेस, वर्ल्ड, अपने रीजनल। तो आप देख रहे हो। उसके अलावा लिटरेसी इंक्रीज हो गया तो ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर देखना स्टार्ट कर सकते हैं। लोकल फ्लेवर आ जाता है भाई, इस एक पेज जो होगा जो आपके एरिया की बात होगी तो आप थोड़े क्यूरियस नहीं हो जाओगे कि यार देखते हैं मेरे एरिया में क्या हो रहा है। डिसएडवांटेज हुआ कि देखो, भले ही बहुत ज़्यादा लिटरेसी इंक्रीज हुआ है, मानता हूँ आज़ादी के बाद लिटरेसी इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इलिटरेट पीपल है, तो अभी भी वो रीड नहीं कर पाते हैं। डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रीजनल न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी तक हम देख रहे थे कि ये जो न्यूज़पेपर था वो वी फीलिंग ला रहा था, हम देख रहे थे आज़ादी के समय। लेकिन अब अगर रीजनल न्यूज़पेपर आ रहा है तो भाई मैं आपका न्यूज़ देखूंगा ही नहीं, मैं आपका देखूंगा नहीं, मैं आपका देखूंगा नहीं, मैं सिर्फ अपने एरिया का देखता रहता हूँ, तो मुझे और जगह की खबर ही पता नहीं चलती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, इन्फोर्टमेंट, मतलब न्यूज़पेपर, एक चीज़ मैं बताता हूँ
न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन, बहुत ऐसे न्यूज़पेपर में है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि आप उसके आदी हो जाए, मतलब इंटरटेनमेंट के रूप में दिखाया जाता है। तो जो मेन क्रक्स होता है न्यूज़ का वही चला जाता है कभी कभी, लेकिन अब प्योरली कमर्शियल हो चुका है, ये बात दिखाया गया है। उसका टेलीविज़न की बात करते हैं। टेलीविज़न में क्या हुआ, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ दूरदर्शन थी। इन 1990 एक ही स्टेट कंट्रोल टीवी चैनल था, दूरदर्शन, लेकिन 1998 में 70 चैनल हो गया। लेकिन आप खुद देखो, कमर्शलाइजेशन के बाद अब कितने बथेरे चैनल हो गए, सैकड़ों चैनल है, ठीक है। उसके बाद रेडियो पे क्या इम्पैक्ट हुआ, रेडियो पे बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इट वाज ब्रॉडकास्टर, बहुत सारे लैंग्वेज में आने लगा, बहुत सारे लोकल एरिया में एफएम वगैरह आ गया। तो रेडियो से फ़ायदा भी हुआ है कि आप मान लो एग्जांपल लेते हैं कि बहुत ऐसे एरिया होता है जहाँ पे अभी टेलीविज़न नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो एफएम का सारे लोकल चैनल में अपने एफएम चैनल होते हैं, एफएम लोकल एरिया में अपने एफएम चैनल होते हैं, तो उनका अपना टैगलाइन होता है। तो यहाँ पे अब एक लास्ट टॉपिक है जो आपके बुक में नहीं दिया है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो इम्पैक्ट, अभी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या रहा है। सबसे पहले हम हर एक टॉपिक को देखते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, सब में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सब में गवर्नमेंट क्या करती है, अवेयर करवाती है इलेक्शन के समय में कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। और एक और चीज़, ये तो फ़ायदा हुआ, चलो फ़ायदा हुआ। नुकसान ये होता है कि कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी हमें माइंड वॉश कर देती है अपने अच्छी खबर देके। और एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के कारण जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं उनके बारे में हमें सब कुछ पता चल जाता है, बहुत सारी खबरें पता चल जाती है। उसके बाद हम अपना दिमाग का यूज करके वोट दे सकते हैं। और पॉलिटिकल में क्या हो सकता है, हम अपनी मांगे ज़्यादा मांग सकते हैं कि हमें ये दो, हमें ये पर्टिकुलर ज़रूरत है, गवर्नमेंट की ये स्कीम सही नहीं है, हमें ये चाहिए। तो इससे फ़ायदा होता है। इकोनॉमिक में वैसे कि हमें इकोनॉमिकली अवेयर हो जाते हैं कि यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हमें इकोनॉमिकली अवेयर हो जाते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर बिजनेस, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरनेट से हमें ये पता चल जाता है ना कि कौन सी कंपनी ऊपर जाने वाली है, कौन सी कंपनी नीचे जाने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट में अपना खरीद बिक्री कर सकते हैं। सोशल पे तो हमने बहुत पूरा चैप्टर दिखा दिया। साइंस एंड टेक में ऑब्वियसली इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आपको पता है अभी कोरोना वायरस के लिए एक ऐप आया है, आरोग्य सेतु, जहाँ पे आप ये ऐप डाउनलोड करके देखो क्या क्या है। मैं भी डाउनलोड कर चुका हूँ। उसके बाद कल्चरल इम्पैक्ट है, कल्चरल भी इम्पैक्ट होता है। जैसे मान लो बहुत आपके कल्चर के बारे में मुझे पता चलता है, मेरे कल्चर के बारे में। देखो एक स्टेट के कल्चर के बारे में, पहले दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल साइड में होता था, अब कहाँ हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है, इवन वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में हो रहा है। गणेश पूजा छोटी जब पहले मुंबई से स्टार्ट हुआ था, पूरे दुनिया में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तो जोग्राफिकल, ये भी हमें पता है, जोग्राफिकल बहुत जैसे हमें पता चल जाता है कि भाई कि इस पर्टिकुलर एरिया का कौन चीज़ अच्छा है, हम वहाँ जाएंगे घूमने। तो ये सब कैसे, मास मीडिया से हमें पता चलता है। मास मीडिया हमें इंटरनेट से पता चल जाता है, हमें टीवी से पता चल जाता है। जैसे मान लो आप देखते हो कि अमिताभ बच्चन जी पहले गुजरात का प्रचार करते थे, गुजरात टूरिज़्म का, या तो आप देख रहे हो कि अब लोग वहाँ घूमने जाते हैं, या अलग अलग राज्य का करते हैं। तो ये सब फ़ायदा और नुकसान हुआ है। इस सब में आप थोड़ा देखो, जितना मैंने बताया उसका पॉजिटिव और निगेटिव छांट लेना। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ये सब याद रखनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये डेटा नहीं भी याद रखो तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए। जैसे इस पे ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक है, यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये सब। उसके बाद आपको प्रिंट मीडिया का एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना। यही है बस। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो।
उसके बाद इंस्टा पे आप कुछ भी मैसेज भेज सकते हो, इंस्टा फेसबुक पे, दोनों का नाम है NCERT, तीनों का नाम, इसका इसका इसका। थैंक यू। और एक और चीज़, आप बताओ कि आप में से कितने लोग का 12th में एग्ज़ाम अभी रुका हुआ है, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो 11th से 12th में गए होंगे। तो बताओ कितने लोग किस में हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप थोड़ा बताओ मुझे। थैंक यू।